हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आज हम थर्ड क्लास करेंगे। और जो लास्ट में हमारे पास कुछ टॉपिक्स बचे हैं उन्हें आज हम कंप्लीट करेंगे। इस क्लास के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। इन 3 क्लासेस के माध्यम से शायद आप समझ पाए होंगे कि लाइव क्लास के कंपैरिजन में जो रिकॉर्डेड क्लास होती हैं वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होती हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज हम अपना लास्ट कंसेप्ट करेंगे और आज हम कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कुछ ऐसे क्वेश्चंस को या कंसेप्ट को टच करेंगे जो पास्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने या तो कवर नहीं किए या बहुत कम कवर किए हैं। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम आपको आज बताएंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। हमने परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम से इन्वेंट्री की एवल्यूएशन करनी सीख ली। बोलो हाँ। परपेचुअल में हमने स्टॉक लेजर बना लिया। बोलो हाँ। लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज। जो लोग स्टॉक लेजर नहीं बना सकते यानी उनके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, स्मॉल बिजनेस है, वो पीरियोडिक से काम कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक से भी सीख लिया। तो सर ज़्यादातर 90% क्वेश्चन उन्हीं दोनों टॉपिक्स में से आते हैं और आपको बुक में भी वही मिलेंगे। अब मैं ढूंढ के कुछ ऐसे कंसेप्ट आपके सामने ला रहा हूं जिनके क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो पहला, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा तो मैंने यहां लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टॉक एट लेटर डेट। इन दोनों बातों का क्या मतलब है ये हम आपको बाद में समझाएंगे साथ साथ करते हुए। तो पहले हम ले लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये वाला तो टॉपिक हमें करने दो, हम बताएंगे। मैंने कहा ठीक है आप बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मुझे मौका दीजिए। आपने अभी तक ये पढ़ा है कि जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है तो हम ट्रायल बैलेंस में से यहाँ पर डालते हैं ओपनिंग स्टॉक। बिल्कुल ठीक है। और फिर यहाँ पर हम डालते हैं नेट परचेजेस। अच्छा, नेट परचेजेस के बाद क्या आता था आप बताओ। सर हमसे पूछ रहे हो हम आपको लगता है कुछ बताएंगे। यहां पर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आती हैं सेल्स लेस सेल्स रिटर्न को हमने लिख दिया नेट सेल्स। और फिर यहां पर आता है क्लोजिंग स्टॉक और यहां पर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। आप वैसे बोलोगे नहीं, लेकिन मैं लिखूं तो आप कहोगे हाँ सर यही तो था और आपको पता है ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन होता है और ये भी गिवन होता है। चेक कर लेना फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन में। और आप कहोगे कि सर ये होती है बैलेंसिंग फिगर, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन होता है। पर स्टॉक वैल्यूएशन के चैप्टर में क्या होगा, क्वेश्चन कहेगा कि गगन मैं तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक इनडायरेक्ट हिंट दे दूंगा, उस हिंट की हेल्प से आप ग्रॉस प्रॉफिट को निकालना और फिर ये आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा और आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपको किसी न किसी तरीके से कैलकुलेट करना होगा।
और ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का मोस्ट ऑफ द वे होता है, कुछ परसेंटेज दे दिया जाता है आपको सेल्स का, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एग्जामिनर कहता है कि गगन अगर हम इतना सिंपल क्वेश्चन दें तो अच्छा नहीं लगता, हम इसमें थोड़ा सा ना ट्विस्ट कर देंगे। तो बनाना ट्रेडिंग अकाउंट होगा लेकिन हल्का सा ट्विस्ट हो जाएगा। ट्विस्ट ये हो जाएगा कि वो ये कह देंगे कि स्टॉक के अंदर ना एक ऑड वन आउट आइटम है, मतलब कोई एक डैमेज आइटम साथ में दे देंगे, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, यही वो जानना चाहता है। तो घबराने की बात नहीं है। आइए और हम यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। आप चाहें, अगर आप थोड़ा सा भी मतलब क्या कहते हैं क्रिएटिव माइंड रखते हैं, तो मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप थोड़ी देर खेलिए, एंजॉय कीजिए कि क्या आप मेरे सिखाए बिना बना सकते हैं। और अगर आप कहें कि सर अब तो वीडियो है, कौन समय लगाएगा, आप कर दो, हम कॉपी कर लेंगे, तो फिर आइए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसेटेन अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 70,000, परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और सेल्स। तो आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स ये दिया हुआ है, बच गया जीपी और क्लोजिंग स्टॉक। एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। तो ये ओपनिंग स्टॉक की बात करें, यानी ओपनिंग स्टॉक में हमने 6,000 रुपीज राइट ऑफ कर रखा है, यानी एक्चुअली स्टॉक 76,000 था, हमने 6,000 उसको रिड्यूस कर रखा है। क्यों? क्योंकि वो डैमेज आइटम है। विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 20,000। लास्ट ईयर कोई 20,000 के गुड्स परचेज किए होंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको हमने 6,000 रुपीज लेस करके ओपनिंग स्टॉक में दिखा रखा है। और ये जो गुड्स थे ये इस साल सेल हो गए हैं 16,000 के। तो वो जो डैमेज गुड्स थे जो ओपनिंग स्टॉक में हमने 6,000 रुपीज़ के लेस कर रखे हैं, वो करंट ईयर में 16,000 के सेल हो गए हैं। कहते हैं गगन इस ट्रांजैक्शन को अगर आप छोड़ दो तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जनरली जो है वो 25% ऑन कॉस्ट रहता है। और कह रहे गगन इस इंफॉर्मेशन से आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दिखा दो। तो इसमें एक ऑड वन आउट आइटम है, उसे डील करना है। उसे डील करने के मल्टीपल तरीके हैं, बुक का अपना तरीका होगा और हमारा लॉजिकल या सिंपल अपना तरीका होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ऐसे केसेस में, तो मुझे वो कुछ ना कुछ एक ऑड वन आउट आइटम देंगे ही देंगे। तो हम ऐसे बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट को कि उसमें हम ना 2 कॉलम्स बना लेंगे ऐसे। एक कॉलम तो होगा मेरा नॉर्मल गुड्स के लिए और एक कॉलम होगा मेरा ऑड वन आउट यानी एबनॉर्मल गुड्स के लिए। तो ये हमारा पुराना वे ऑफ क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन है। तो किसी बुक्स में लिखा होता है कि गगन एक ही आइटम है, प्लस माइनस करके एडजस्ट कर लो। लेकिन हमारे ज़माने में जब हम आपकी तरह स्टूडेंट थे तो उस समय बुक्स कहती थी गगन नॉर्मल एबनॉर्मल अलग करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक था। ओपनिंग स्टॉक में जो एबनॉर्मल आइटम है वो 14,000 की है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो हमने परचेज की थी 20,000 की, लेकिन ओपनिंग स्टॉक में हमने 6,000 रुपीज़ लेस किया था। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक में उसकी वैल्यू 14,000 है। क्योंकि आपने लास्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था कि जब हम स्टॉक की वैल्यूशन करते हैं तो हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लेते हैं। तो 6,000 लेस करने की वजह यही रही होगी कि जो गुड्स 20,000 के थे, कॉस्ट के थे, उसकी एनआरवी 14,000 थी। इसीलिए आपने 6,000 को लेस करके उसे 14,000 पे इंक्लूड किया था। ठीक है, और टोटल स्टॉक था आपका 70,000। तो 70 में से अगर मैं एबनॉर्मल को माइनस करूं तो ये आएगा 56,000। यानी मैंने उसका ब्रेकअप कर लिया।
फिर क्वेश्चन कह रहा है गगन हमने परचेज की है करंट ईयर में 346, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी करंट ईयर की परचेज सिर्फ नॉर्मल में आएंगी, अब नॉर्मल में आने का कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं 70,000, वो भी आपके यहीं पर आएंगे। उसके बाद आपकी सेल्स है, क्वेश्चन सिंपल रख रहा है, वो कह रहा है गगन मैं सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न नहीं दे रहा, तो आपकी टोटल सेल्स है 5,22,000 और इसमें आपने एबनॉर्मल आइटम को भी सेल किया था 16,000 में, यानी नॉर्मल गुड्स की सेल है 5,06,000 और ये वाली आपकी सेल है 16,000। ये इसका ब्रेकअप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, नॉर्मल एबनॉर्मल में ब्रेकअप आ जाएगा सर। उसके बाद यहाँ दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पर नॉर्मल कोर्स में तो यहाँ आता है ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे बताया है कि गगन अगर आप एबनॉर्मल आइटम को भूल जाओ तो आपका जीपी जो है वो 25% ऑन कॉस्ट रहता है। आइए जी एक छोटा सा कंसेप्ट आपके साथ बात कर लेते हैं। ये कंसेप्ट आपको ब्रांच में, डिपार्टमेंट में, यहां पर भी पढ़ना है। दरअसल क्वेश्चन कह रहा है कि माई जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट मतलब COGS, और इसका मतलब हो गया 25% का मतलब हो गया 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो जो ब्रांच और डिपार्टमेंट का क्वेश्चन हम लोग करते हैं वहां पर भी एक मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, और मुझे जो लाइव क्लास के बच्चे हैं उन्होंने बताया था कि सर CUET में भी हमने ये कैलकुलेशन सीखी थी कि अगर जीपी को कॉस्ट के ऊपर बताया गया हो तो हम उसे सेल्स के ऊपर भी चेंज कर सकते हैं। इससे केवल फॉर्मूला चेंज होगा, आंसर चेंज नहीं होगा, और हमारे लिए क्वेश्चन की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर हमें क्वेश्चन के अंदर सेल्स की वैल्यू गिवन है। अगर आप यहाँ देखें तो हमें सेल्स की वैल्यू गिवन है। अगर मेरा फॉर्मूला ये कह देता कि मेरा जीपी 25% ऑफ सेल्स है तो मैं इसको सीधा सीधा निकाल लेता, क्योंकि सेल्स मेरे पास सीधी सीधी अवेलेबल है, कॉस्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जीपी का फॉर्मूला कॉस्ट से सेल्स पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे जीपी का फॉर्मूला कन्वर्ट होता है, लेकिन आंसर कन्वर्ट नहीं होता, वो सेम रहता है। ये आपको ब्रांच और डिपार्टमेंट में भी जरूरत पड़ेगी। और इसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ऐसे है कि अगर आपकी प्रॉफिट A/B कॉस्ट करने से आ रहा है तो वही प्रॉफिट आपका A डिवाइडेड बाय A+B करने से आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप मेरी बात समझ पाएं। ये फॉर्मूला कैसे बना ये समझाने का मेरे पास अभी समय नहीं है, आपने इसको याद कर लेना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा प्रॉफिट 1/2 कॉस्ट है, 50% ऑफ कॉस्ट 1/2 होता है, तो आप अगर सेल्स का 1/2 + 1 यानी 1/3 भी कर देंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। चाहे तो चेक करके देख लीजिएगा। मैं एग्जांपल दूं, सपोज आपकी कॉस्ट थी 90, तो 90 का 1/2 करेंगे 45 आएगा। और अगर सेल्स की वैल्यू आपके पास है तो सेल्स की वैल्यू का 1/3 कीजिएगा तो भी 45 आएगा। ठीक है, कुछ बातें हम आपके करने के लिए छोड़ देते हैं। मुझे बताइए, अगर आपकी कॉस्ट प्रॉफिट अगर आपका प्रॉफिट 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो वो 1/4 ऑफ सेल्स करने से भी आ जाएगा, सेम आएगा। तो सर ये 1/4 कैसे हो गया? तो हमने उसमें नीचे 1 ऐड किया। अगर आपका प्रॉफिट 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो वो 1/5 ऑफ सेल्स वैल्यू करने से भी आ जाएगा।
आपको लगेगा सर आप हमेशा नीचे 1 ऐड कर रहे हो, नीचे 1 नहीं ऐड कर रहा, जो ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू है मैं वो ऐड कर रहा हूं। सपोज कीजिए क्वेश्चन कहे आपका प्रॉफिट 2/5 कॉस्ट है, तो ये 2/7 सेल्स करने से आएगा, 2/6 मत कर देना। तो बेसिकली जो ये न्यूमरेटर है ये A है, ये डिनोमिनेटर है B है। जब हम सेल्स पे कैलकुलेट करते हैं तो वो A/A+B हो जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन में ये A 1 रहता है, इसलिए बच्चा रट लेता है कि सर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो अगर फॉर्मूले को कॉस्ट से सेल्स पे कन्वर्ट करना है। तो वो ठीक बात है, मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉर्मूला 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसा होता है, पर वो कभी कभी 2/5 हो सकता है, वो कभी कभी 3/7 भी हो सकता है। तो 3/7 कॉस्ट इज इक्वल टू 3/10 सेल्स। तो जो ऊपर होगा वो नीचे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो न्यूमरेटर होता है वो प्लस कर देने से हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट होता है। अब मैं ये सब कुछ हटा देता हूं, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। एग्जामिनर को तो क्वेश्चन के वर्किंग नोट में ये नहीं चाहिए, ये कंसेप्ट है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हमारा जीपी जो है 1/4 ऑफ कॉस्ट है, तो आप कहेंगे 1/4 ऑफ कॉस्ट इज सेम एज 1/5 ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 1/5 ऑफ 5,06,000 कर दूं तो वो इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट ही आता है। तो 5,06,000 का मुझे करना है 1/5, और मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं अपना वर्चुअल कैलकुलेटर। और ये इसलिए खोलता हूं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि एग्जाम के अंदर सर कैलकुलेटर अलाउड है। 5,06,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,01,200, 1,01,200। अच्छा जी, इसमें ऐड कर दीजिए 56,000, ऐड कर दीजिए 3,46,000 और ऐड कर दीजिए 70,000, 5,73,200। और ये बताइए ये बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है? 67,200। आपकी ये जो एबनॉर्मल आइटम थी, ये जो एबनॉर्मल आइटम थी ये सोल्ड हो चुकी है, इसीलिए यहां पर कोई क्लोजिंग स्टॉक आ नहीं सकता। तो इस साल इसकी सेल्स होने की वजह से आपको 2,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है। तो अगर कोई आपसे पूछे सर इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या थी, तो जो भी नॉर्मल वाला क्लोजिंग स्टॉक आएगा और किसी और क्वेश्चन में एबनॉर्मल वाला भी क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है। अगर उस क्वेश्चन में लिखा हो कि हमने हाफ गुड सेल किए हैं तो इसका मतलब हाफ बच गया है, तो फिर हाफ का स्टॉक ले लेना। तो ये आएगा 67,200, और इस क्वेश्चन में तो एबनॉर्मल था नहीं, ये लीजिए। दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रेजेंटेशन कि अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के फैक्ट्स दिए हुए हों और आपसे क्लोजिंग स्टॉक पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकालेंगे। मेरे पास भूषण गोयल सर की बुक है, तो भूषण गोयल सर की बुक में ये सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके साथ किया है, उनकी बुक में ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 आ रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 ये हमने करवाया है। उनकी प्रेजेंटेशन क्या है वो अलग है, तो हमें वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक 67,200 कैसे आया वो हमने आपको बता दिया। फिर उनकी बुक में एक और क्वेश्चन है सिमिलर प्रैक्टिस के लिए, ये मैं आपको नहीं करवा रहा, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिस्ट नंबर 13 ये भूषण कुमार सर की जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगा।
आप उनका सॉल्यूशन देखना चाहें तो आपकी मर्जी है, और अगर हमारा करना चाहें तो आपकी मर्जी है। हम आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें बताते हैं, इसलिए आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर बुक ने अगर प्रेजेंटेशन कुछ और की है और हम आपकी प्रेजेंटेशन कर दें तो मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक और कंसेप्ट सिखाना है, और मैं उसकी जरा आपकी लिंकेज कर दूं कंसेप्ट के साथ। आप फॉलो करते हैं पीरियोडिक सिस्टम ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, और पीरियोडिक सिस्टम में आप स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल काउंटिंग। आपने क्या किया, आपने लेट अस सपोज 28 ऑफ मार्च को स्टॉक की काउंटिंग शुरू की। आपको लगा सर बहुत बड़ा गोडाउन है, 2-3 दिन में हम स्टॉक की काउंटिंग कर लेंगे। जैसे आप अपने घर में वाइट वॉश करवाते हैं तो वो बोलेगा हम 15 दिन में वाइट वॉश कर देंगे। लेकिन असल में हुआ क्या, आपको समय उम्मीद से ज़्यादा लग गया। आपका स्टॉक काउंट होकर के आपको मिला 10th ऑफ अप्रैल को जो भी अमाउंट मिला। सर मुझे तो स्टॉक की वैल्यू चाहिए थी 31 मार्च को। हमें स्टॉक कब मिला, 10th ऑफ अप्रैल को। क्या सर यही वाली वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक में डाल सकता हूं? आंसर इज नो। कैसे डाल सकते हो? तो आपको ना यहां से क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और रिवर्स कैलकुलेशन करने का मतलब है कि ये जो स्टॉक आपके पास आया था इसमें आप ऐड कर दो जो भी गुड्स आपने सेल किए हैं उनकी कॉस्ट को ऐड कर दो, और जो भी गुड्स आपने 31 मार्च से लेकर 10th अप्रैल के बीच में परचेज किया उनको आप माइनस कर दो। जब आपका स्टॉक 10th अप्रैल को आया तो 31 मार्च से लेकर 10th अप्रैल तक जो गुड्स परचेज किए वो उसमें इंक्लूड हो गए हैं, तो उसको हटा दो, माइनस कर दो। और सर जो गुड्स जा चुके हैं उनकी कॉस्ट को प्लस कर दो। तो आपने देखना है कि मेरी जो फाइनल अकाउंट्स की डेट है उस डेट के बाद से लेकर के जो स्टॉक मेरी काउंट हुआ उन दोनों डेट्स के बीच में अगर कोई परचेजेस हैं तो उन्हें माइनस कर दो, और अगर कोई सेल्स हुई हैं तो उनकी कॉस्ट को प्लस कर दो। जब आपने परपेचुअल सिस्टम मेरे साथ बनाया था तो मैंने कहा था स्टॉक के अंदर रिसिप्ट में भी कॉस्ट आती है और इश्यूज में भी कॉस्ट आती है, इसीलिए सेल्स की कॉस्ट को प्लस करना और परचेज तो होती ही कॉस्ट में, उसको माइनस कर देना। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट है और इसके ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये हमने गिवन फॉर्मेट दिया है कि जो भी आपको स्टॉक की वैल्यू गिवन होगी, इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूं आपके पास स्टॉक कब अवेलेबल हुआ, लेटर डेट पर अवेलेबल हुआ। जैसे मेरे एग्जांपल पे हमने 10th ऑफ अप्रैल लिया था, तो आपने क्या करना है, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को प्लस कर देना है और कॉस्ट ऑफ परचेजेस को आपने माइनस कर देना है। आपकी वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च को जो है वो आ जाएगी। इसके रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8, वो हम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेडर परचेज हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो भाई हर ट्रेडर अपने अकाउंट्स 31 मार्च को ही बनाता है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15th अप्रैल 21।
अकाउंट्स बनाता है 31 मार्च को, लेकिन उसको स्टॉक मिल पाया 15 अप्रैल को, लेटर डेट पे मिल पाया 15 दिन के बाद। और 15 दिन के बाद जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स उसकी आई वो कितनी आई, 5 लाख आई। तो ये वाला स्टॉक मैं 31 मार्च को एज्यूम नहीं कर सकता, मुझे इसमें एडजस्टमेंट करनी है। कौन सी, सेल्स परचेज की एडजस्टमेंट करनी है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेकन प्लेस बिटवीन 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। टोटल सेल्स हुई 4,10,000, जिसमें 1 लाख की कैश सेल्स थी। टोटल परचेज हुई 50,340, जिसमें कैश परचेज भी थी, और हमारी सेल्स रिटर्न हुई 10,000। गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो अब की बार मुझे प्रॉफिट डायरेक्टली 20% ऑफ सेल्स यानी 1/5 ऑफ सेल्स दिया हुआ है। तो मुझे पिछले क्वेश्चन की तरह इस फॉर्मूले को अब कन्वर्ट नहीं करना। अगर ये कॉस्ट में दिया होता तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ता, बट अब मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए कौन कौन स्टूडेंट इसे खुद करेंगे और कौन कौन हमारे साथ करेंगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 ऑफ मार्च। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ स्टॉक 15 अप्रैल को ये गिवन था 5 लाख। इसमें हम कर देंगे ऐड कॉस्ट ऑफ नेट सेल्स ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। तो हमारी सेल्स थी 4,10,000, माइनस कर दो यहीं से सेल्स रिटर्न 10,000, नेट सेल्स 4 लाख लेस जीपी 1/5 80,000, तो 3,20,000 आप इसमें प्लस कर दो, लेस कर दो कॉस्ट ऑफ परचेजेस ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। 50,340, इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परचेजेस ऑलरेडी कॉस्ट पर होती हैं। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 ऑफ मार्च। आइए जी कैलकुलेटर जी, 5 लाख प्लस 3,20,000 और माइनस 50,340, 769,660, 769,660। तो ये हुआ जब आपका स्टॉक जो है फिजिकल स्टॉक आउट हुआ लेटर डेट पे। तो अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पर जा कर के कंप्लीट हो जाता है और हमने आपको मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स आपको यहाँ पर बता दी। इसके सिवाय अब आपके पास जो भी बुक है उस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए और जो भी एडिशनल क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन पाए, देखो पहली बार जब आप बनाएंगे तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे ना बने, तो घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, अपने आप को प्रोफिशिएंट खुद बनाना है। अगर सभी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और आप कॉपी करोगे तो आपका माइंड खुलेगा नहीं। इसलिए मैंने बाकी क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सिंपल है, आपके ऊपर छोड़ा है और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और बनाइए, डेफिनेटली आपसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो इसी तरीके की ये ट्रायल वीडियोस थे। अगर आपको लगता हो कि हाँ ये हमारी वीडियोस कंफर्टेबल हैं और हम बाकियों से अच्छा पढ़ाते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा, फिर हम आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे। हमारे कोर्स पेड बेसिस पर होते हैं, नो डाउट, तो पेमेंट लगेगी पर आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगता हो कि मार्केट से किसी और से आपने डेमो लिया है, वो हमसे बेहतर पढ़ाते हैं, तो फिर क्या कहना है। वी आर द लीडर्स, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
एक नए चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय सी यू।